तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है गौरव बहुगुणा और थैंक यू फॉर इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आपको पता ही ऑब्वियसली बात है, जब आपने क्लिक किया है तो हमें पढ़ना है चैप्टर 1 क्लास 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रॉपरली समझेंगे कि क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है, सारी चीजों को समझेंगे डिटेल से। अभी मैं आपको ना बता देता हूं कि इसमें हमने पढ़ना कैसे है। देखो, ये मेरा केमिस्ट्री का पहला वो है चैप्टर है, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, समझाने के लिए साइड साइड पे ना लिख रखी हैं चीजें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, डिटेल में समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, शुरू का तो बहुत नॉर्मल है। उसके बाद मैंने ये जैसे पार्ट पर मिलियन को समझाने के लिए बता रखा, मोल फ्रैक्शन को बताने के लिए कर रखा है। फिर उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लिए हैं ताकि उसे सॉल्व करें और अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ओवरव्यू है इस वीडियो का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, मिलके हम इस केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के पहले पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ऊपर आने देते हैं इसको, अब यहां से शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखो, आप अगर 12th पास होंगे या 12th में अभी अभी आए होंगे, ठीक है, बट लेकिन हमें बेसिक्स समझते हुए चलना है। सॉल्यूशन वर्ड जब भी मेरे दिमाग में आता है तो इसका मतलब क्या है। सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है। आपने क्या लिया, एक पानी का गिलास लिया, उसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, पानी खूब सारा भर दिया और उसमें थोड़ी बहुत आपने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। तो जो चीनी डाली वो है सॉल्यूट, वो क्या है, सॉल्यूट। और पानी में डाला है तो पानी क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में रहता है बेसिकली। तो ज्यादा अमाउंट में क्या है, पानी प्रेजेंट है भाई, तो पानी जो है वो है सॉल्वेंट, और उसमें हमने चीनी जो डाली वो क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाएंगे, उसे मिला दूंगा मैं अच्छे से, तो क्या बन जाएगा, मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, और केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है सॉल्यूशन का, वो इंडस्ट्रीज में या बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में होता है। तो हमें सॉल्यूशंस के बारे में इसलिए पढ़ना है, तो चैप्टर 1 हमें देने का है सॉल्यूशन। तो चलो इसको शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन, मतलब हर एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे। तो इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो, उसने पहले एक पॉइंट क्या बोला, हम नॉर्मल लाइफ में ना प्योर सब्सटेंस को कम ही देखते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ये तो पेन है वैसे, बट लेकिन मैं इसको मान रहा हूं ये आयरन रॉड है, आयरन की रॉड है। ठीक है, अब ये आयरन की रॉड है, तो मैं इसे बोल रहा है प्योर है। प्योर मतलब ये सिर्फ आयरन की बनी होनी चाहिए तभी ये प्योर होगा। तो प्योर चीजें हमें जनरली मिलती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता ही है। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर। तो ज्यादातर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस जुड़े हुए रहते हैं। एक प्योर सब्सटेंस ले लिया, एक प्योर सब्सटेंस लिया, इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया बेसिकली। अब देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। अभी जो मिक्सचर है, इनकी इंपॉर्टेंस या इनकी जो यूटिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके कंपोजिशन पे। जैसे समझो एग्जांपल से, एग्जांपल क्या है, जो प्रॉपर्टीज है ब्रास की। ठीक है, वो ब्रास की चीज का बना होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। तो एक तरफ जर्मन सिल्वर है, एक तरफ ब्रास है, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उनको बनाने के लिए वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का बन रहा है, और जर्मन सिल्वर किस चीज का बन रहा है, कॉपर, जिंक एंड निकल का। ठीक है, ऐसी ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर और टिन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है क्योंकि उनका कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है। अब 1 पार्ट पर मिलियन, अब व्हाट इज पीपीएम। पीपीएम को हमने डिटेल में अभी इसी वीडियो में पढ़ना है। ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टू डिके while 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ion can poisonous। तो वो ये बताना चाह रहा है कि भाई कंसेंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर आप 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन लेते हो वाटर में, ठीक है, तो वो टूथ को डिके होने नहीं देता, मतलब वो दांतों के लिए बहुत जरूरी है। कौन, फ्लोराइड, जब वो कम अमाउंट में रहता है। बट लेकिन वो 1.5 ppm अगर हो गया तो उससे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर हाई कंसेंट्रेशन फ्लोराइड की दे दी तो भाई पॉइजन हो जाता है।
जैसे एग्जांपल क्या है, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजनिंग, चूहों को मारने के लिए जो यूज होता है वो सोडियम फ्लोराइड ही होता है। ठीक है, तो अब इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस मतलब ये जो वेन्स रहती हैं इसके अंदर जो इंजेक्शंस लगते हैं, आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन, अब दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ब्लड के प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, सेम वैसी कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी में क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पानी में नमक डाल दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, और इधर ब्लड प्लाज्मा है, तो दोनों की कंसंट्रेशन कैसे रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन बना मेरा नमक और पानी का जो सॉल्यूशन बना वो सलाइन होता है, सलाइन सॉल्यूशन, उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ना इंट्रावेनसली, उसके साथ फिर बहुत सारी दवाइयां भी डाली जाती है, आपने देखा भी होगा यार बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम उसे बना सकते हैं। तो दिस विल फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन सी, वेपर प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमें सारी पढ़नी है इसमें। वी विल बिगिन विद टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले हम बात करेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, and then various alternative in which concentration of solute can be expressed in liquid solution। तो पहले हमें देखना है कि भाई कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, फिर हमें ये देखना है कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। मतलब देखो, ये पानी लिया, इतना पानी है, इसमें ये पानी है। ठीक है, इस गिलास में जो पानी है उसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाल दिए, फिर इधर एक पानी लिया, सेम उतना ही पानी लिया, उसमें 4 चम्मच पानी के डाल दिए। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट किसमें ज्यादा है, दूसरे वाले में जिसमें 4 चम्मच डाली है। तो इसको मैं बोलूंगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको मैं बोलूंगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें 2 चम्मच है वो डाइल्यूट कहलाता है, जिसमें 4 चम्मच है वो कंसंट्रेटेड कहलाता है। ये जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है ये एक्चुअल में क्या है, कंपेरेटिव टर्म्स हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं भाई इसकी हाइट इससे कम है, तो मैं कंपेयर ही तो कर रहा हूं ना। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव टर्म्स होती हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के टाइप कैसे होते हैं, तो सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। देखो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। अब ये इसका मतलब क्या है, होमोजेनस, होमोजेनस मतलब सेम। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक ये पानी लेता हूँ, पानी में मैं क्या डाल देता हूँ, चीनी डाल देते हैं ना, चीनी डाल दिया खूब सारी, और चीनी को मैंने घुमा दिया इसको बढ़िया से, तो ये क्या बन गया, होमोजेनस मिक्सचर बन गया। अब इसका मतलब क्या है, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, मतलब इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो चीनी की कंसंट्रेशन है वो पानी में हर जगह बराबर होगी। मतलब अगर यहां पे चीनी इतनी है तो यहां पे भी उतनी होनी चाहिए, यहां पे भी उतनी, हर जगह पे चीनी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम रहेगी। तो मैं कहीं से भी पानी को लूंगा तो पानी उतना ही मीठा लगेगा। ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं यहां से पानी ले रहा हूं तो ज्यादा मीठा लग रहा है, यहां से ले रहा हूं तो कम मीठा लग रहा है। वो सेम मिठास रहेगी उसके अंदर के, मीठापन रहेगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर चीनी का अमाउंट सेम है हर जगह पे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और सॉल्यूशन ऑलवेज ही होमोजेनस होते हैं, सॉल्यूशन होमोजेनस ही होते हैं। ठीक है, अब बाय होमोजेनस मिक्सचर वी मीन दैट, क्या मतलब होता है इसका, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो जो कंपोजिशन है या जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगी। जैसे जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे पानी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे तो उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट को। मतलब अभी यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे पानी लिया, पानी मतलब लिक्विड, लिक्विड लिया, तो लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है, तो जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर बना वो एक्चुअल में कैसा बना, लिक्विड ही बना। क्योंकि ज्यादा अमाउंट में जो चीज होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो मिक्सचर बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा। सॉल्यूशन सिर्फ वो नहीं होता है, लिक्विड नहीं होता। सॉल्यूशन मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं है, 2 सॉलिड को भी मिला दोगे तो वो भी होमोजेनस बनेगा, तो वो भी सॉल्यूशन ही कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पानी लिया, तो पानी ज्यादा अमाउंट में, तो भाई जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर बनेगा वो लिक्विड ही बनेगा, इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, 1 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या होता है भाई, सॉल्वेंट के अलावा जो भी आप डालते हो। जैसे यहाँ पे मैंने
चीनी डाली, तो चीनी क्या है, सॉल्वेंट है। फिर मैं और क्या डाल देता हूँ, नमक भी डाल देता हूँ, फिर मैं क्या डाल देता हूँ, नींबू भी डाल देता हूँ, तो बन गया नींबू पानी। तो नींबू पानी है तो क्या, ये मैंने सबको मिला दिया यहाँ पे, तो ये जो नींबू पानी है, ये जो चीनी है, ये जो नमक है, ये सब क्या है, सॉल्यूट्स हैं। और जिसमें मिला रहा हूं, पानी में मिला रहा हूं, तो वो सॉल्वेंट है। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट आते हैं, दो कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, एक सॉल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा, ठीक। तो हेयर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, ठीक है। कंपोनेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। टेबल 1.1 से हम इसको समझेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें गैसेस सॉल्यूशन है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड सॉल्यूशन है। तो आप ये समझ में आया ना, सॉल्यूशन से मेरे तो दिमाग में पहले ये आता था कि भाई मतलब पानी या लिक्विड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। तो गैस गैस को मिला दो, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। लिक्विड गैस को मिला दो, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है। फिर सॉलिड और गैस को, कैंपर को मिला नाइट्रोजन गैस में मिला दो, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और ये सब क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप एक बात समझो, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, गैस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो स्टेट होगी वो गैसेस रहेगी। जो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में है उसकी वजह से मिक्सचर का भी स्टेट जो होगी वो डिटरमाइन करेगी। अब जैसे लिक्विड है तो यहाँ सारा लिक्विड हो जाएगा, ये सॉलिड है तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये देख लेना, इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और गैस सॉलिड का क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। और लिक्विड सॉलिड का क्या है, एमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है। और सोडियम सॉलिड को मिला दो, कॉपर और गोल्ड को मिक्स कर दो, तो वो भी सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल्स मुझे बता रहा है। अब ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला चीज हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कैसे कैसे कितने टाइप के होते हैं। अब हमें समझना है कि भाई जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैंने जैसे ये सॉल्यूशन है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसके अंदर कितनी चीनी डली हुई, इसके अंदर कितनी चीनी है, इसके अंदर कितना नमक है, ये सब मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, मतलब कैसे मैं बताऊंगा, वो हमें समझना है। तो क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है, कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होता है उससे मुझे कंसंट्रेशन जो है पता चल जाता है। मतलब कंपोजिशन मतलब जो उसके अंदर मैं डाल रहा हूं। The latter can be expressed either quantitatively or qualitatively और quantitatively। देखो ये जो concentration है ये दो तरीके से हम बता सकते हैं, या तो qualitatively क्वालिटी, ठीक है, या फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अमाउंट हो गया। अब इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, या मैं फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अब क्वालिटेटिवली अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं एक सॉल्यूशन है डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट है मतलब उसके अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट जो है इसमें क्या है, कम है, ठीक है। और इट इज कंसंट्रेटेड। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, यही तो है ना। तो पानी के अंदर भाई चीनी का 1 चम्मच डाला, इधर पानी सेम होना चाहिए, सेम पानी लिया, और यहाँ पे मैंने 5 चम्मच डाल दी चीनी की, तो ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, बट इन रियल लाइफ दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड दस द नीड फॉर अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेटेड, ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट, बट लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा ना इसकी मदद से कि भाई कितना मैंने डाल रखा है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे पास भाई मैंने नींबू पानी बनाया तो मुझे पता है उसके अंदर कितना चीनी है, बट अगर मैं सामने वाले को दे रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं उसके अंदर दो चम्मच चीनी है, 3 चम्मच चीनी है, 4 चम्मच चीनी है। मतलब ये मैं ऐसे बोल रहा हूं, रुको यार मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, तो इससे पता तो नहीं चल रहा ना कि कितना कितना किसमें डला हुआ है, नहीं पता चल रहा। तो ये पता करने के लिए फिर क्वांटिटेटिव आते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि भाई बताओ कितनी क्वांटिटी इसमें डली हुई है, ठीक है, कितनी चम्मच डली हुई है, कितना क्या डला हुआ है। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। अब क्वांटिटेटिवली मुझे
कंसेंट्रेशन पता करनी है। तो पहला कैसे, देखो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, मास परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। मास परसेंटेज को कैसे निकलते हैं, W/W, मतलब द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसे, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट मतलब मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत भयंकर चीज है, बहुत आसान चीज है, एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा। ये अभी हमने फॉर्मूला देखा, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट मतलब मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से समझो, देखो इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, बस एग्जांपल ये 10% ग्लूकोज कहाँ है, वाटर में है, ठीक है, बाय मास है, बाय मास, ठीक है। तो इट मींस इसका मतलब क्या है, हमने 10 ग्राम जो है वो क्या लिया, ग्लूकोज लिया, क्योंकि 10% है ना, ठीक है। और मतलब 100 ग्राम जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। तो वाटर कितना होगा, 100 माइनस 10 मतलब 90 ग्राम, तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आपको समझना है ना, मैंने क्या किया यहाँ पे, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मेरे पास, मुझे सिर्फ क्वेश्चन में ऐसे देखा भाई 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है, बाय मास है, मास से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब क्या, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो 10 ग्राम जो है वो तो मैंने ग्लूकोज लिया हुआ है, ये मुझे पता चल रहा है। और सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन कितना है, 100 है, ठीक है। और सॉल्यूशन किससे बनता है, ग्लूकोज और पानी से। तो ग्लूकोज जब 10 ग्राम है तो पानी कितना होगा, 90 ग्राम होगा पानी, तभी तो 90 + 10 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट हमने ग्लूकोज लिया हुआ, तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 90 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 100 हो जाएगा, इनटू ये 100 हो गया, ठीक है। 100 से 100 क्या, वही 10% आ गया। तो जो मैंने लिखा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास जो हमारा बना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा सिंपल सा चीज था ये, ठीक है। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ग्लूकोज। A concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemical application। ये कहाँ यूज होता है, ये होता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में जब हमें प्रॉपर कंपोजिशन में कुछ कोई सॉल्यूशन, कोई भी कुछ मिक्सचर बनाना होता है, तब इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या होता है 3.62 मास % ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। अब देखो ये क्या है, 3.62% बाय मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो अगर आपको बोला जाए बनाओ भाई, तो कैसे बनाओगे, 3.62 और 3.62 ग्राम हो गया ये हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो हो गया 3.62 ग्राम ले लिया, और प्लस वाटर कितना ले लेंगे हम, इसका जो माइनस करके आएगा यार, इसका माइनस करके कितना आएगा, 96.38 आ जाएगा ना, 96.38, हाँ ठीक है, 96.38 ग्राम आ जाएगा, वही ना, 100 माइनस 3.62 ग्राम कर देंगे तो 96.38 आ जाएगा। तो ये इसको मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा जो ये सॉल्यूशन है इस तरीके का। तो ये क्या है हमारा, मास बाय मतलब वेट बाय वेट, ठीक है, दोनों वेट में लेना है, सॉल्यूट भी वेट में लेना है, सॉल्वेंट भी वेट में ही लेना है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेंगे तो हम ml में लेंगे या लीटर में लेंगे अगर बड़ी है तो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट और टोटल सॉल्यूशन ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। एग्जांपल वही है, देखो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब नीचे मत देखना, वो बुक में मत देखना, बहुत सिंपल है, ठीक है।
10%, 100 का 10% कितना हुआ? 10 ही हुआ, सिंपल है। और मैं वॉल्यूम में ले रहा हूं, तो मैं क्या लूंगा भाई, अगर मुझे लैब में बनाने के लिए दिया तो 10 ml इथेनॉल ले लूंगा, ठीक है, और प्लस 90 ml मैं क्या ले लूंगा, वाटर ले लूंगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, 100 ml। तो 100 ml जो सॉल्यूशन है, ये लिखा है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है, 100 है। और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना है, 10 है, 10 ml इंटू 100 है दे रखा, 100 से 100 तो 10 आ गया, तो 10% हो गया इथेनॉल ना सॉल्यूशन जो वाटर में बना। तो बड़ा सिंपल है यार ये तो, ठीक है। ये तो तुमने पहले भी पढ़ा है, पर लेकिन बहुत पहली पुरानी क्लास में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, और 11th में भी तो पढ़ाई होगा ये सब ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड, ये तो हो गया 10% वाला जो हमने टोटल वॉल्यूम वाला, ठीक है। अब सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट। तो जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं ना, तब इसको लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, एक और 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो इससे क्वेश्चन तुम्हें आता है, क्या लिया हमने, इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ना, वो क्या है, एक एंटी फ्रीज है। एंटी फ्रीज मतलब जो फ्रीज नहीं होने देता, मतलब जमने नहीं देता। कहां यूज होता है, कार में यूज होता है फॉर कूलिंग द इंजन। इंजन को कूल ठंडा रखने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया जाता है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब क्या, 35 ml, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस 75 ml जो हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब 65, सॉरी, ठीक है, 65, तभी मैच नहीं ली मैंने, ठीक है, 65 ml। तो कितना होगा, 65 ml हो गए। 65 ml पानी लिया, 35 ml मिलाया उसमें, तो वो 100 ml हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बना दिया ये। अब मैंने इसको अपनी गाड़ी में रख दिया, ठीक है, गाड़ी में डाल दिया। अब गाड़ी में ये ठंडा मतलब फ्रीज ना हो जाए, तो भाई ठंडियों में कितना ही टेम्परेचर जाएगा। मान लो अगर तुम मसूरी चले गए यहाँ, तो मसूरी में टेम्परेचर हो जाएगा, अगर बहुत ठंडा है तो भाई 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री में भी वो क्या हो जाएगा, फ्रीज नहीं होगा, ठीक है ना, वो फ्रीज ही नहीं होगा। पानी जो हमने लिया है वहां अंदर ठंडा रखने के लिए, वो फ्रीज ही नहीं होगा। तो क्या होगा इससे होगा ये कि इसको फ्रीज होने के लिए -17.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो इतना तो टेम्परेचर होगा ही नहीं ना, तो फिर वो फ्रीज ही नहीं होगा। तो एट दिस कंसेंट्रेशन द फ्रीजिंग द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर कौन से कब फ्रीज होता है, वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है, मतलब बर्फ बन जाती है। बट लेकिन ये हमने ये डाला ना इथाइलिन ग्लाइकॉल 35%, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, वो -17.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जब इस टेम्परेचर पे आएगा आसपास का टेम्परेचर, मतलब तब ये गलेगा, तब ये बर्फ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वो वाली कहानी खत्म। कौन सी यार, इसके ऊपर हो गया, 1 मिनट है, हाँ। तो ये हमारी क्या हो गई, ये वाली जो है ये खत्म हो गया। तो ये हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में पढ़ लिया। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बाद हमें पढ़ना है क्या, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम पढ़ना है। तो मास बाय वॉल्यूम का क्या है, 1 मिनट यार, थोड़ा सवाई कर लेते हैं पहले। अच्छा, तुम लोगों को पता होगा, देखो ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। तो तुम लोगों को पता होगा कि यार मेरा ना एक और चैनल है, अगर तुम मैथ्स वाले नहीं हो, तुम बायो वाले हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा जो दूसरा चैनल है एनसीईआरटी का ज्ञान, उसको प्लीज सब्सक्राइब करना। उसमें क्लास 12th क्लास 11th की बायोलॉजी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मोर प्रोबेबली ये आपको नए चैनल पे ही मिलेगा। पहले मैं सोच रहा था एनसीईआरटी का ज्ञान जो चैनल है उसी के अंदर डाल दूं केमिस्ट्री भी, बट नहीं यार, नया चैनल बनाते हैं केमिस्ट्री का, उसको अलग से रखेंगे, ठीक है। तो ये थैंक यू सो मच, चाहे आप मैथ्स वाले चाहे आप बायो वाले हो। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हो, 24 मिनट्स हो गए इस वीडियो में, तो अभी तक बने हो तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मुझे अपने फीडबैक देना। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो वो भी दो फीडबैक, ठीक है, बट अगर पसंद आया तो वो भी फीडबैक दो, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, हाथ मिला रहा हूं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास मतलब वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, दवाइयां बनाने के लिए यूज होता है, इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये देखो, इसका एक एग्जांपल है, ये है क्या, 0.9% सलाइन सॉल्यूशन, जो नमक का सॉल्यूशन बनता है। तो ये कैसे बनाएंगे, 0.9 ग्राम NaCl ले लेंगे, नमक ले लेंगे, प्लस 100 ml वाटर ले लेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0.9% सलाइन सॉल्यूशन जो है वो बन गया। अब आता है हमारा एक टॉपिक और, जो है पीपीएम। पीपीएम जो है ना यार, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। पीपीएम क्या होता है, ये आसान है वैसे तो, इतना कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, चलो तो बात करते हैं पार्ट पर मिलियन की। पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो हुए, 6 जीरो हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। मैंने इस तरीके से लिख दिया बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये पार्ट पर मिलियन जो एक कंसंट्रेशन को बताने का तरीका है, ये कब यूज करते हैं, ये तब यूज किया जाता है जब जब हमारा जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे बहुत कम है मतलब यार, जैसे पानी है, पानी की बोतल लिया आपने। ठीक है, पानी की बोतल इतनी बड़ी है, उसमें पानी है भरा हुआ, 2 लीटर पानी भरा हुआ, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी डिसॉल्व होगी। जो पानी लिया उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी वो थोड़ी सी होगी। तो मैं ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन उसको डिफाइन करने के लिए मैं पीपीएम लूंगा, पार्ट पर मिलियन में लूंगा। तो आप ये समझो, जब बहुत कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट तब ये यूज करते हैं। तो लिखा भी है, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन, मतलब पीपीएम में डिफाइन करना तब जरूरी है जब ट्रेस अमाउंट में रहता है सॉल्यूट। एन इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ओ फोन पलट गया, रुको रुको 1 मिनट यार, ठीक है, ऑल डन। तो ये हो गया है। अब ठीक है, ठीक है, तो हाँ ये हो गया। अब पार्ट पर मिलियन का जो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। पार्ट 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 मतलब टुकड़ा। ठीक है, तो मतलब इतना सारा आपके पास है, कुछ पानी है इतना सारा। ठीक है, पानी के टुकड़ा है, मतलब ऐसे समझ लो, उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है किसका, चीनी का, चीनी छोड़ो ऑक्सीजन का। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, तो उसको मैं पार्ट पर मिलियन में डिफाइन करूंगा। इसको और समझ लेते हैं एंड न्यूमेरिकल की मदद से अपने को समझ में आएगा। जैसे इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। मैं 10 की पावर 6 क्यों ले रहा हूं बार बार, क्योंकि 10 की पावर 6 क्या होता है, मिलियन होता है, तो मिलियन नहीं है यहाँ पे। जब हम परसेंटेज लेते हैं तो इंटू 100 करते हैं, जब हम मिलियन ले रहे हैं तो 10 की पावर 6 से इंटू कर रहे हैं। ठीक है, अब एज इन केस ऑफ परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास। अब देखो परसेंटेज जो है उसमें आप क्या करते हो, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको परसेंटेज में निकालते हो। ऐसी पार्ट पर मिलियन को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम में। ठीक है, अब क्वेश्चन की मदद से समझो, एक लीटर है किसका, सी वाटर का, विच वेट 1030 ग्राम। ठीक है, इतना आपने सी वाटर ले लिया, कंटेन अबाउट 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो इतना जो है 1030 ग्राम हमने पानी ले लिया, समुद्र का पानी, उसके अंदर 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। सच अ स्मॉल कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज 5.8 ग्राम पर 10 की पावर 6 ग्राम। अब ये कहां से आया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो
यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखा 6 इंटू 10⁻³ (6 इंटू 10⁻³ क्या दे रखा -3 दे रखा है, ठीक है, ओके, इंटू सॉरी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये है 1030 है, इंटू 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ है तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में ना, तो ये कट जाएगा, ये पूरा गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 की जगह में यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए ना, तो ये 3 हो गया, 3 हो गए। अब 3 हो गया तो अब इसको ऐसे रहने देते हैं, अब इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इंटू करने पे हमारा जो आएगा वो आएगा 1 मिनट मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट देना। कर नहीं रहा मैं खुद से, मतलब कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आ गया 0.0058, ठीक है, ये आ गया हमारा 0.0058, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या है ये 3 है। अब ये करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो एक तब भी बचेगा 0, एक नीचे बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 58/10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5.8, तो आ गया ना 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम। तो ये क्या, इसको मैं कैसे और रिप्रेजेंट करूंगा, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है सी वाटर में यहाँ पे 5.8, ठीक है ना, तो ये ppm में मैंने डिफाइन कर दिया इसको। द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर, अब भाई पानी के अंदर कितना पॉल्यूशन है, एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है, ये सब एक्सप्रेस होता है इसमें म्यू ग्राम पर लीटर में या ppm में। म्यू क्या है, म्यू मतलब होता है 10⁻⁻⁶, जैसे 1 म्यू ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ग्राम, ठीक है, ये ऊपर जाके वही इंटू, मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो वही डिफाइन करने की यूनिट अलग अलग है उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब हमारा आता है मोल फ्रैक्शन वाली चीज, मोल, अबे रुको 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 रुको, अबे रुको 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 रुको, हाँ ये ppm, बस बस ये ppm देखो पार्ट पर मिलियन हो गया था, 5 ppm है ये, 5 ppm बता रखा मैंने, ठीक है, 5 ppm का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, और कितने में है 1 मिलियन में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख ग्राम में। सॉल्यूशन कितना बना, सॉल्यूशन जो है मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है 10 लाख ग्राम, कितना है 10 लाख ग्राम, उसमें सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, तो ये क्या हो गया 5 ppm हो गया ना 5 ppm, ठीक है, 6 ppm होगा मतलब 6 ग्राम होगा, 7 ppm मतलब 7 ग्राम होगा, ठीक है, 10 लाख में, क्योंकि मिलियन में ले रहे हैं हम, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ समथिंग आउट ऑफ द टोटल पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग आउट ऑफ टोटल पार्ट, इसको समझना। देखो ये केक है मेरे पास, ठीक है, ये केक है, इसके ऊपर ये चेरी भी है, ऐसे करके चेरी हो गई, ठीक है, ये केक है। अब इस केक के क्या किए मैंने, 4 टुकड़े कर दिए, पहले मुझे फ्रैक्शन समझना है, 4 टुकड़े कर दिए मैंने इसके, 4 में से 1 टुकड़ा सोनू ने खाया, ठीक है, 1 टुकड़ा वो सोनू खा गया, और 3 टुकड़े किसने खा दिए, मोनू ने खा दिए, ठीक है, खाया 1 टुकड़ा, इसने खाया 3 टुकड़ा, तो सोनू का फ्रैक्शन कितना है, 4 में से 1 खाया मतलब 1/4, और मोनू का फ्रैक्शन क्या है, 3 टुकड़े खाया मतलब 3/4, 4 में से 3 खा गया वो, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ समथिंग आउट ऑफ टोटल पार्ट, टोटल पार्ट 4 है उसमें से कितना लिया, ठीक है, वो फ्रैक्शन हो गया। अब आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो देखो ये है एक बर्तन है यार, ये ऐसे करके, इसमें मैंने क्या लगा रखा पहले
2 मोल सॉल्ट डाल दिया, 2 मोल मैंने नमक डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, जैसे 2 मोल मैंने, वो 3 मोल मैंने चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे वाटर है, वाटर का मोल कितना है, 6 मोल है, कितना है, 6 मोल है मेरे पास, ठीक है। मैंने सबको मिक्स कर दिया ऐसे करके। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है, सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका निकालना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट मैंने लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, कंपोनेंट मतलब यहाँ पे सॉल्ट हो गया है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब सॉल्ट, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये हो गया, ये लिख दिया मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। कंपोनेंट 3 है, चीनी, नमक, पानी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्ट का वो कितना है, 2 है, और सॉल्ट का 2 हो गया, प्लस टोटल निकालना है ना नीचे का, शुगर का हो गया 3, वाटर का हो गया 6, तो ये 2 6 9 11, तो 2 अपॉन कितना हो गया हमारा 11 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया सॉल्ट का। सॉल्ट का क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया, मतलब 11 में से 2 पार्ट किसके हैं, सॉल्ट के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ में आ गया ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर, बाइनरी मिक्सचर मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो ए के हैं और नंबर ऑफ मोल्स जो बी के हैं वो एन ए और एन बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, फिर इसमें ए लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ये होगा मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ एन अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। एन ए और एन बी दोनों को ले लेंगे। अगर मुझे पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मैं ऐसे लिखूंगा एन बी अपॉन, सिंपल है, एन ए प्लस एन बी ले लूंगा, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे लिखा है, कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन एक्स लेते हैं, और जो सब्सक्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट द कंपोनेंट। ये एक्स के नीचे जो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं ना, इसके सब्सक्रिप्ट में, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर मुझे सॉल्ट का निकालना है तो एक्स सॉल्ट लिख दूंगा, शुगर का निकालना है तो शुगर उस तरीके से लिख दूंगा, छोटा सा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, अब ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, तो वी हैव एक्स आई, एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा, एन आई, n1 प्लस n2 प्लस n3, जितना भी n तक आप आई तक आप ले जाना चाहिए वो ले जा सकते हो आप, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी मोल फ्रैक्शन जो लोगे, मोल फ्रैक्शन जब भी लोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। क्या लिखा है, इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। देखो, और इसको इससे समझ लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल लेते हैं, शुगर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ठीक है। 3 हो गया, यहाँ 11 लिख दिया। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ले लेंगे, वाटर ले लेते हैं। वाटर का क्या हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। अब इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन जो टोटल आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 2/11 प्लस 3/11 प्लस 6/11, तो आई है 11, नीचे 11 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 7 8 9 10 11, 11/11 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि भाई मोल फ्रैक्शन जो होता है सम, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन किस लिए यूज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। ये सब अभी हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। से वेपर प्रेशर विद द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये देखेंगे। क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर्स, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन इन पर ज्यादा डिटेल में गया नहीं, ये सारी चीजें हमें बाद में देखनी है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम जो है वो
मिथेनॉल है, ठीक है, अल्कोहल है मिथेनॉल CH3OH, वो डिजोल्व है 200 ग्राम वाटर में, तो मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, मिथेनॉल का, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट मतलब CH3OH प्लस वाटर, ठीक है। तो मुझे 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 कह रहा मैं, मुझे पहले वो निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास है। तो पहले हम किसका मास निकाल लेते हैं, पहले किसका मोल निकाल लेते हैं, CH3OH का, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं मोल्स। तो गिवन मास कितना है, 40 ग्राम, तो मुझे गिवन मास है, मोलर मास मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, CH3OH, ठीक है, CH3OH, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मोलर मास कार्बन का, एक का हाइड्रोजन का एक होता है तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, प्लस एक और ये आ जाएगा, ठीक है। तो 12 यार 6, धीरे करता हूँ यार मैं कैलकुलेशन, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 32। एक मिनट यार, ये बटन ऑन कर देता, ठीक है, ये हो गया हमारा 32 हो गया। तो ये हो गया 32, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब दूसरा निकालना है मोलर, वो मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। तो वाटर का जो होगा वो क्या होगा, वाटर का मोल कितना होगा, वाटर का गिवन कितना है, पहले तो मुझे 200 ग्राम गिवन है वाटर, ठीक है, और मोलर मास कितना होगा H2O, तो 2 + 16 18 हो जाएगा, ये 200 + 18, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर अपने भैया बढ़िया सा रखा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ गया ये, ठीक है, 40/32, ये हो जाएगा 1.25 मोल, और ये कितना हो गया 218, ये हो जाएगा 11.11 हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब CH3OH और वाटर का, ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH कितना है, ये हमारा 1.25 अपॉन फिर 1.25 प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 11.11, ठीक है। तो ये इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, 11.11, ठीक है, ये हो जाएगा 0.101। तो ये मोल फ्रैक्शन निकल गया किसका, इसका ये मोल फ्रैक्शन निकल गया, CH2OH का मोल फ्रैक्शन ये आ गया। अब मुझे पता है भाई टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल मतलब जो मोल फ्रैक्शन है पूरे उसका सॉल्यूशन का जो है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब आपको वैसे भी वाटर, अबे ये क्या हुआ, अगर वाटर का कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा वो, तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा जो पूरा तरीका है। और कैसे कर सकते हो, 1 = मोल फ्रैक्शन इसका निकल गया 0.101 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मैं इसको उठा के ले आऊंगा 1 - 0.101, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाटर का जो है मोल फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये न्यूमेरिकल अपना हो गया खत्म। अब जैसे यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है,
इसलिए देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें परसेंटेज में दे रखा, हमें ग्राम में नहीं दे रखा ना। तो देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। देखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम, ठीक है। तो 20% ऑफ C2H6O2 ये क्या है, हमें ग्राम मास में दे रखा है। तो 20% मतलब 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन है और वाटर के साथ है, तो फिर क्या हो जाएगा, 80 ग्राम जो हो जाएगा इसमें वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो हमें पता चल गया भाई इतना हो गया। अब मोलर मास निकाल लिया इसका, मोलर मास ये निकाल के 62 आ गया, ठीक है। फिर मोल्स निकाल लिए, मास अपॉन गिवन मास। तो मास वो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 20 दे रखा मुझे, और मोलर मास कितना है 62, तो ये निकल गया मोल्स। वाटर का कितना निकला 80, हमें यहाँ से निकाल लिया हमने 80, ठीक है। और 18 इसका मोलर मास हो गया। इसको कैलकुलेट किया, ये आ गया। फिर ग्लाइकोल का दे रखा, तो ऊपर मैं ले लूँगा ग्लाइकोल के मोल्स, तो यहाँ मैंने ग्लाइकोल के मोल्स लिए, यहाँ टोटल मोल्स ले लिए, ये आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन वाटर का लूँगा तो ऊपर वाटर का लूँगा, नीचे टोटल ले लूँगा, तो ये मेरा उसका आ गया। मोल फ्रैक्शन कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड, वही जो मैंने आपको बताया था, 1 से माइनस करो तो भाई दूसरा निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी जो है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बोल रहा हूं मैं, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, ठीक है। कितना मोल्स जो है सॉल्यूट का डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें। तो मोलैरिटी क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, अगर आपको ml में दिया रहेगा क्वेश्चन में तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास मोलैरिटी कितनी दे रखी, ये मोलैरिटी दे रखी, ठीक है। मोलैरिटी कितनी दे रखी, 0.25 मोल्स पर लीटर, ठीक है, ये दे रखी। या इसको मैं 0.25 कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है। ये हो गया। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस दैट 0.25 moles of NaOH has been dissolved in 1 liter और 1 cubic deciliter। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि भाई ये कि इससे मुझे ये पता चला कि कितना मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.25 मोल्स जो NaOH का है वो डिसॉल्व्ड है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। ये इससे मुझे पता चला, वही तो पता चला ना, समझ रहे हो ना बात को। 0.25 मोल्स ये निकल गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकल गया, इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल्स जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मोल्स है, 0.25 मोल्स है, और ये 1 लीटर जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो रखा है, ठीक है। NaOH जो है 0.25 मोल NaOH जो है डिसॉल्व हो रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सेम जैसे मोलैरिटी ऑफ द 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। अब देखो, पहले आपको ध्यान रखना है 450 ml दे रखा है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले मुझे निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट मेरे पास क्या है, NaOH है, ठीक है, NaOH है। NaOH जो है उसके लिए क्या आएगा, NaOH के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो गिवन मास मुझे कितना रहेगा, 5, मोलर मास ये तो कर रखा है यार 40 दे रखा, तो ये 0.125 मोल आ गया मेरा, ठीक है। ये मेरा ऊपर का आ गया। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको मुझे कन्वर्ट करने का पड़ेगा किसमें, लीटर में, ठीक है। तो ये लीटर में मैंने कन्वर्ट किया, तो ये अपॉन 1000 था ना, तो ये ऊपर चले गया, यहाँ इधर चले गया ना, समझ गए ना। फिर और ये मैंने मोल जो अभी निकाला था वो लिख दिया, ये आया। तो ये क्या निकला, 0.278 जो इसका
मोलैरिटी जो है वो निकल गया। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट में इसको बता दिया। ठीक है, अब मोलैलिटी आता है। देखो इसमें डिफरेंस है। मोलैलिटी में क्या है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसमें भी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करा इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में है। ठीक है, इज एक्सप्रेस एज, तो मोलैलिटी स्मॉल m से होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में हमने सॉल्वेंट को लिया हुआ है। जैसे एग्जांपल क्या है, वही ऊपर जैसे दिया था 1 मोल पर केजी है, ये मोलैलिटी दे रखी है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रखा है। सॉल्यूशन ऑफ KCl मींस दैट 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। देखो जो KCl है उसका पोटेशियम क्लोराइड, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 74.5। ठीक है, तो भाई और कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल मतलब ऐसे समझो यार, मैं बताता हूँ, ये मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, ये मुझे गिवन है, ये 1 है, इक्वल टू ये निकालना है, और मोलर मास कितना होता है 74.5। तो भाई ये जस्ट इधर चले गया, इनटू हो गया 1 से, तो W इज इक्वल टू 74.5 आ गया। ये 74.5 ग्राम जो है KCl जो है वो डिजोल्व है किसमें, 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इस तरीके से, ये इसका जो मोलैलिटी है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला मुझे, 1 मोल जो KCl है वो डिजोल्व है 1 kg ऑफ वाटर के अंदर। तो 1/1 हो गया, तो ये 1/1 1 हो गया। ठीक है, इसका आंसर मतलब मोलैरिटी जो है उसका 1 आ गया। ठीक है, अब ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब मुझे इतने उसमें कंसंट्रेशन को डिफाइन किया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट समझो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख दो इंपॉर्टेंट, मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन और जो मोलैलिटी है ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर से। इन पे टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेयर जो मोलैरिटी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। क्यों? दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। ठीक है ना, वॉल्यूम मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियसली उसमें फर्क पड़ेगा। तो मोलैल जो हमारा ये है मोलैरिटी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम आ जाता है ना, तो भाई गर्म करेंगे तो पानी वानी वेपर बनेगा उसमें, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें चेंज आएगा, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M जो है उसमें चेंज आएगा, बाकी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर में फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया, मतलब अपना ये समझ में आ गया अपने को, समझ गए। तो ये ऐसे करके हमने निकाल दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल बिना देखे कर लेना यार एक बार, है ना, नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो ये था हमारा क्या, पहला चैप्टर, पहला वीडियो सॉल्यूशन का। ठीक है, कैसा लगा आपको प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट करने से आपको पता चलेगा कि भाई मतलब मुझे पता चलेगा कि कैसा मैंने पढ़ाया, कैसा मैंने और मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या रहेगा, ये सब बताना प्लीज आपका काम है और ये प्लीज आप करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।